दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। मित्रों, जैसा कि आप जान रहे हैं, डबल बेंच से 12,091 की करारी हार हो चुकी है। सिंगल बेंच में 12,091 जीता था और डीबी में कैसे सिंगल बेंच के ऑर्डर को इग्नोर करते हुए दिया एक तरफा ऑर्डर। और मैं आपको बता दूं कि इन बिंदुओं पर बनेगी सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई। आज से हम इस वीडियो को ब्रेकिंग अपडेट के क्रम में 12,091 सुप्रीम कोर्ट अपडेट के नाम से आपको अपडेट देते रहेंगे। तो मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चलेगा, तो हम कोशिश करेंगे कि इसके मेन बिंदुओं पर बात करते हुए आपको प्रतिदिन कुछ न कुछ अपडेट जो ज़रूरत की होगी उसको देते रहेंगे, जो करंट न्यूज होगी उसको देते रहेंगे। साथ ही साथ जो अगवाकार हैं, पैरवीकार हैं, क्या कर रहे हैं और किस तरह से वो कार्य कर रहे हैं, किस तरह से लड़ाई को लड़ रहे हैं, अगर उसमें कोई ट्विस्ट होगा तो उसकी पोल भी हम इस चैनल के माध्यम से खोलते रहेंगे। मित्रों, हम आज आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरा चैनल करियर सीक्रेट एक स्वतंत्र चैनल है, किसी भी ग्रुप से जुड़ा नहीं है और मैं ईमानदारी पूर्वक आपको खबर देता हूँ 12,091 के बारे में। इसलिए देता हूँ कि आप लोगों के साथ हमेशा कुत्सित व्यवहार हुआ है और कुछ अगुवाकारों ने इस लड़ाई को समाप्त करने का कार्य किया है और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक किया है इसके साथ 12,091 के साथ कि इन्होंने ऐसा डिजाइन ही कर लिया कि जो ऑर्डर आया है वो इसी तरह से ही आना था, क्योंकि ये अंतिम लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक ले जाना चाहते थे। क्योंकि इनका एक मकसद साफ साफ था कि किसी तरह से इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाए और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये कमाई का जरिया बना रहे। तो मित्रों, इसी क्रम में हम सबसे पहले आज आपको बताते हैं कि डबल बेंच ने जिस तरह से ऑर्डर दिया है वो सिंगल बेंच के किन किन बिंदुओं को इग्नोर कर दिया। सिंगल बेंच ने काउंसलिंग के मुद्दे पर कहा था कि ये वो अध्यापक हैं जो कभी झूठ नहीं बोलते और बोल भी नहीं सकते, क्योंकि ये अध्यापक हैं, गुरु कभी झूठ नहीं बोलता। और कैसे आप काउंसलिंग कराते रहे और ये काउंसलिंग में भाग नहीं लिए और ये कोर्ट दर कोर्ट 9 साल से लड़ रहे हैं। इस मुद्दे को इन्होंने इग्नोर कर दिया। काउंसलिंग कराने के मुद्दे को इग्नोर करते हुए इन्होंने कहा कि हम 13 वर्ष में या 13 वर्ष के बाद कैसे काउंसलिंग या नियुक्ति का आदेश दे सकते हैं। यानी इन्होंने समय सीमा को बांध दिया, न्याय को समय सीमा में बांध दिया। ऐसा जो कि इनके द्वारा किया गया डबल बेंच अश्विनी कुमार मिश्रा और रिजवी के द्वारा निहायत ही गैर कानूनी और विधि संगत भी ये नहीं प्रतीत होता। क्योंकि हम 13 सालों से लगातार कोर्ट में बने रहे, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो। तो मेरी क्या गलती, न्याय आपने मुझे देर में दिया, वो भी सिंगल बेंच के माध्यम से। और आप डबल बेंच में हम जब गए, सरकार चली गई, तो आपने सरकार का पक्ष लेते हुए और हमें खारिज कर दिया। ये तो पहली बात थी मित्रों। अब दूसरी बात हम आपको बता दें, इनका कहना यह है कि जो 391 लोग हैं वही कटाव में आए, जिलों के कटाव में आप लोग नहीं आए। आपका दावा नितांत झूठा है, सरकार ने जो दावा किया है वो सही है। तो मित्रों, अगर 391 ही थे उस समय जिलों के कटाव में, तो जो सूची बनाई गई क्यों बनाई गई, उस सूची में क्यों लिखा गया कि तत्समय जनपद और जनपदों के कटाव से ये ऊपर पाए गए और ये हर जिले के मास्टर डाटा से तैयार किया गया डाटा है। तो मित्रों, हम आपको बता दें कि इन दो बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट के परमादेश के बाद सिंगल बेंच में जो ऑर्डर हुआ था उसको डबल बेंच ने इग्नोर किया और शमशेरी सर ने इसको सही माना कि सभी लोग आहारी हैं, सभी लोग चयनित हैं और ये सारे बचे पद हैं, इसलिए इनको जो है नियुक्ति दी जानी चाहिए थी। वहीं डबल बेंच ने ये सब कुछ नहीं माना, सरकार ने जो भी रिटर्न सबमिशन किया उसी को मान लिया। दूसरी बात हम आपको बता दें कि इन्होंने डीबी ने यह कहा कि
सरकार का दावा बिल्कुल सही है और 12,091 का दावा बिल्कुल झूठा है। तो कैसे दावा झूठा हो सकता है, जब गिरबान निर्धारण करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को आदेश दिया और सिंगल बेंच ने गिरबान निर्धारण भी कर दिया। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि कंटेम्प्ट रिव्यू पर जिस तरह से हल्ला मचा और उसको ही आधार मानकर इन्होंने कुल मिला करके जो है हम लोगों की रिट को खारिज किया। तो आप समझ सकते हैं कंटेम्प्ट जो हमारा खारिज हुआ था, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ही कंटेम्प्ट को खारिज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने ही गिरबान निर्धारण करने के लिए हाई कोर्ट को कहा था। तो वहाँ कंटेम्प्ट खारिज का मामला समाप्त हो जाता था कि क्योंकि पर सुप्रीम कोर्ट का दूसरा सुप्रीम ऑर्डर हो गया था। तो इस तरह से इस ऑर्डर को भी इन्होंने इग्नोर किया और इस बात को सुप्रीम कोर्ट में रखा जा सकता है। जो 3 बिंदु हमने बताए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए अहम है। दूसरी बात, इन्होंने जो डाटा मांगा था, जो पूरा जो है ब्रेकअप का डाटा मांगा था और सरकार द्वारा पेश न किया जाना, इस चीज़ को ऑर्डर में कहीं नहीं मेंशन किया और एक तरफा ऑर्डर दे दिया। जबकि इनके जो सुनवाई के दिन के ऑर्डर होते थे, उसमें उन्होंने उस दिन जब डाटा ब्रेकअप का मांगा था तो साफ साफ ऑर्डर में लिखा हुआ है। उस ऑर्डर को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सॉरी डबल बेंच के ऑर्डर में मेंशन नहीं किया है। इस मामला को भी सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा सकता है। यह भी महत्वपूर्ण बिंदु बन सकता है। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि 13 साल के बाद हम कैसे दे सकते हैं। तो बहुत सारे नज़ीर हैं कि 50-50 साल के बाद लोगों को न्याय मिला है, 40-40 साल के बाद लोगों को न्याय मिला है। तो हम कोर्ट में बने रहे तो हमारी क्या गलती थी। और हम आपको बता दें कि पूरा ऑर्डर सरकार के जो है नियंत्रण में लिखा गया ऑर्डर दिखाई दे रहा है। इस चीज़ को तो हम डायरेक्ट कोर्ट में नहीं कह सकते, लेकिन इंगित ज़रूर हम कर सकते हैं अपने वकील के माध्यम से, इस तरह से कि हमको सुना नहीं गया और सरकारी वकील को सुना गया। और वो आर्गूमेंट जो कि प्राइवेट हमारे जो वकील थे, जो हमारे सीनियर मोस्ट वकील थे, उनको कितना समय दिया गया है डबल बेंच में और सरकारी वकील को कितना समय दिया गया है, इस बात को भी हम सुप्रीम कोर्ट में उठा सकते हैं। और एक तरफा सुनवाई कराया जाना डीबी द्वारा, ये कहीं ना कहीं सरकार से प्रेरित था। तो इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में उठाया जा सकता है। फिलहाल किस तरह से उठाया जाएगा, इसका जो डिजाइन है वो वहाँ के सीनियर वकील ही या एडवोकेट ही बना सकते हैं। ये सब थी कमियां जो डीबी ने ऑर्डर दिया है। बहुत सारी कमियां मित्रों एक वीडियो में कवर नहीं होंगी, आगे फिर हम इस पर मंथन करके आपको बताएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए ये सारी कमियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद।